हाँ तो नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगने वाला चैप्टर जो है यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बच्चे इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस यदि एग्जाम के अंदर या कहीं पर भी दिखते हैं तो वो बच्चे जो है घबराते हैं इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को करने में। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण कुछ अवधारणाओं की और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जिसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं में आपको ध्यान रखना है बच्चों की सभी सर्वांग सम जो आकृतियां होती है वो समरूप होती है। लेकिन जो समरूप आकृतियां होती है वो आवश्यक नहीं है कि सर्वांग सम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें मैंने यहाँ पर आकृति भी बनाकर बताई हुई है कि जो यहाँ पर ये दो जो है आपकी सर्वांग सम आकृतियां हैं और ये दो समरूप आकृतियां हैं। तो ये दो समरूप जो आकृतियां हैं आवश्यक नहीं है कि सर्वांग सम हो, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सभी जो सर्वांग सम आकृतियां होती है वो निश्चित रूप से क्या होती है, समरूप होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जैसे कि चंद्रमा की दूरी और अन्य जो ग्रहों की जो दूरियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं नाप सकते हैं। तो इन्हें अप्रत्यक्ष मापन की अवधारणा का प्रयोग कर ज्ञात किया गया है और जो कि आकृतियों की समरूपता सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। बच्चों ये भी आप नोट डाउन कर लें। बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के एक ही जो अनुपात को स्केल गुणक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम इसको स्केल गुणक कहते हैं। बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के एक ही अनुपात को, संगत भुजाओं का जो अनुपात एक ही होता है, इस एक ही अनुपात को हम स्केल गुणक अथवा प्रतिनिधित्व भिन्न कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन कर लें। इसके बाद समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए। इस बार भी जो है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अंतर्गत आता है ये, तो आप लोग ध्यान रखें। समरूप आकृतियों के उदाहरण आ सकते हैं, असमरूप आकृतियों के उदाहरण भी आप वहां पर लिख सकते हैं। समरूप आकृतियों के उदाहरण में हम सभी वृत्त ले सकते हैं, सभी समबाहु त्रिभुजों को हम इसके अंदर गिन सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ये अवधारणा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसमें बच्चे गलती कहाँ करके आते हैं, यहाँ पर समरूप त्रिभुज लिख कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में यदि क्वेश्चन आता है तो दो याद कर लें, अंडरलाइन कर, इसको नोट डाउन कर लें कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण यदि बराबर होते हैं तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। यूनानी गणितज्ञ थेल्स के बारे में आपको याद रखना है, जिसका सायुपु 640 से 546 जो है सायुपु है, जो दो समकोणिक त्रिभुजों के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने प्रतिपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। थेल्स प्रमेय को हम जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं बच्चों, ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर अवधारणा है कि थेल्स जो प्रमेय है इसकी जो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय तो कहते ही हैं, इसके अलावा इसमें ये आपको ध्यान रखना है, नीचे जो मैं लाइन लिख रखी है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो सदैव समान होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर ले, रिक्त स्थान में ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। मतलब थेल्स प्रमेय का उल्टा भी सिद्ध करने के लिए ये पूछा जा सकता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना तो आपको आना ही चाहिए, उसके अलावा थेल्स प्रमेय का जो उल्टा वाला कथन है, यहाँ पर विलोम कथन है, उसको भी आपको यहाँ पर सिद्ध करते हुए आना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC के समानांतर है तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होता है। इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर कर लेना है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पर है, महत्वपूर्ण प्रश्न में आप नोट डाउन कर सकते हैं, PS बाई SQ इक्वल टू PT बाई TR। एंगल PST जो है वो एंगल PRQ के बराबर दे रखा है आपको, मतलब यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने बना रखा है, चित्र भी यहाँ पर बना रखा है। तो एंगल जो S है वो एंगल R के बराबर आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक द्विबाहु त्रिभुज है, इसको भी आप कर लेना, यह भी आपके बुक का ही प्रश्न है बच्चों।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं तो आपको सामने दिख रहे होंगे कि हमें डी और डीबी की वैल्यू दे रखी हो, एई की वैल्यू दे रखी हो, तो हम ईसी जो है वैल्यू, ईसी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एडी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें ईएफ समानांतर है क्यूआर के, तो आपको यहाँ पर पी क्यू का मान, पी आर की वैल्यू और ई एफ की वैल्यू और पी एफ की वैल्यू दे रखी हो, तो आपको ये पता करना है कि क्या ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है, ये भी आपको कर लेना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें यदि एल एम समानांतर है सी बी के, एल एन समांतर सी डी के, तो सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है ये भी, तो ये भी आपको कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न में एक और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रमेय के रूप में हम पूछा जा सकता है, या फिर यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसको भी आप कर लेना है आपको, ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात में होती है या समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें त्रिभुज की एस जो है वो समरूपता कसौटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि आपको जो है क्या दिया हुआ है और यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा बच्चों, इसको भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका महत्वपूर्ण में, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज की एक कोण के बराबर है ना, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये जो है ये जो समरूपता की कसौटी होती है, ये दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी मतलब एस समरूपता कसौटी कहलाती है बच्चों। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी आपके बुक का है, ये भी आप इसको कर लें। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये एग्जाम्पल्स भी आप बच्चों कर ले, जिसमें पी क्यू समानांतर है आर एस, तो इस प्रकार से आपको दोनों त्रिभुज जो है सामने जो दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एंगल पी की जो वैल्यू है 40 डिग्री आएगी, इसको भी आप यहाँ पर आपकी बुक का ही प्रश्न है, इसको भी आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को किया भी होगा बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे इसको करते भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही आता है, जिसमें 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली जो लड़की है बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है। तो जिस बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है इसको कर लें, जिसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी रखा है हैंड के रूप में किस प्रकार से इसको करना है। जिसमें आपको एक चित्र बना हुआ है आपकी बुक में, चित्र यहाँ पर मैंने बनाया है, जिसमें ये आपका खंबा है, एक लड़की है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपको एक तो बड़ा त्रिभुज, ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग, तो एक तो ये बड़ा त्रिभुज और एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ दिख रहा है जो लड़की की छाया से बन रहा है। तो जो बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम जानते हैं समरूपता का यदि प्रतिबंध हम लगा देते हैं तो ए बी बटे सी डी बराबर बी बटे डी हो जाएगा, जिसमें ए बी और सी डी की जो वैल्यू है वो आपको 3.6 और 0.9 मीटर यहाँ पर आपको दे रखी है, जिसमें बी आपको निकालना है बच्चों डी ई की वैल्यू। ध्यान से आप उसको देखेंगे और उसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें डी की जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू है हमने मान लिया x, तो यहाँ पर चूंकि समरूपता प्रतिबंध हमने लगा दिया है, जिसमें ए बी बटे सी डी दिख रहा होगा आपको, ए बी बटे सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बटे डी ई। ओके बच्चों, बी ई ये पूरा b और ये d, तो यहाँ पर हमने कर दिया ए बी और सी डी की वैल्यू 3.6 बाय 0.9, और यहाँ पर जो बी है वो बी, चूंकि यहाँ आपने x माना, आपने डी तो x मान रखा है, तो बी ई जो यहाँ से यहाँ तक की जो होगी डिस्टेंस हो जाएगी वो 4.8 में क्या जोड़ देंगे अपन, प्लस x जोड़ देंगे, ये वाली x वैल्यू भी हम जोड़, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 4.8 है, क्योंकि 1.2
की चाल से वो चल रही है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन को आप ध्यान से यदि पढ़ा होगा तो इसमें 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है लड़की। तो 1.2 मीटर चाल से यदि चल रही है, मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो 4 सेकंड में वो कितनी चलेगी बच्चों? तो 1.2 में 4 का इंटू कर देंगे तो 4.8 आ जाएगा। तो यहाँ 4.8 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसमें हम जो है x की वैल्यू जो है यहाँ पर आएगी, छाया की जो लंबाई आएगी लड़की की वो आएगी बच्चों 1.6 मीटर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको यहाँ पर भी नोट डाउन कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्वेश्चन को भी करने का प्रयास कीजिए, जिसमें QR/QS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बच्चे जो है इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बच्चे मतलब नॉर्मली देखते से इसको छोड़ देते हैं, करने का प्रयास नहीं करते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जिसमें QS/QR और QT/PR तो वैल्यू बच्चों दे रखा है और एंगल एक जो है एंगल 2 के बराबर है। तो हम जानते हैं यदि कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं के जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो भी बराबर होती है। मतलब QP जो होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है बच्चों इसमें, QP जो होगा वो QR के बराबर होगा। बस हो गया काम आपका। तो QP जो है वो जो है सॉरी जो एंगल, ये एंगल 2 के सामने वाला जो भुजा है आपकी वो QP है। ओके, और एंगल 1 के जो सामने वाली भुजा है वो PR है। तो QP जो है वो PR के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। और यदि QP जो है वो PR के लिए बराबर हो गया तो हमने, चूंकि यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से आप देखेंगे तो इस QP की जगह यहाँ पे दिख रहा होगा आपको QP, तो QP की जगह हम PR और PR की जगह हम QP लिख सकते। तो यहाँ पे दे रखा आपको PR दे रखा है यहाँ पे, तो इस PR की जगह हम क्या लिख देंगे? QP लिख देंगे। और जैसे हमने PR की जगह QP लिखा तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो है आपका संबंध आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि SAS कसौटी से जो है वो त्रिभुज PQS जो है वो समरूप हो जाएगा TQR के। तो आशा करता हूँ कि इस जो है वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।